दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल, वाच्य, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड काल, वाच्य, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है कि परिमाण बोधक विशेषण, सी है अव्यय और डी है काल। तो दोस्तों क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। और काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? तो आप देख कर बताइए, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल या सामान्य भूतकाल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, ये संभाव्य भविष्यत काल है। लड़की जाए, संभाव्य भविष्यत काल दोस्तों क्रिया का वह रूप है जिसके द्वारा आने वाले समय में क्रिया की संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल या इनमें से किसी को भी नहीं। तो उत्तर है भूतकाल। दोस्तों मैंने आम खाया है ये वाक्य आसन्न भूतकाल है और आसन्न भूतकाल में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैं चला हूँ, वस्तुतः जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है क्या? देखिए, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था या मोहन ने पढ़ा था। तो सही उत्तर है मोहन ने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। संदिग्ध भूतकाल में ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था अथवा नहीं। अब आइए दोस्तों देखते हैं वाच्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपको बताना है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भाववाच्य, ऑप्शन बी। दोस्तों भाववाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। और भाववाच्य में कर्ता के साथ से, एक वचन और अन्य पुरुष तथा अधिकतर निषेधात्मक रूप में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, मोहन से चला नहीं जाता इसमें भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला इस पंक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, गलत वाक्य या भाववाच्य। तो सही उत्तर है कर्मवाच्य। मरम वचन जब सीता बोला। दोस्तों क्रिया के विशुद्ध रूप के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में लिखा है कि पद्य में कभी कभी वर्तमान काल के रूप के स्थान पर संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है। जैसे हौ अंधा जे सूझ न पीठी, यानी सूझ यानी सूझती है। बिन उगए बिरछ निपात जिम ठाढ़ ठाढ़ पै सूख, सूख मतलब सूखता है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण में क्रिया के ऐसे शुद्ध रूपों की बहुतायत है जहाँ पद्य लिखते समय क्रिया रूप को संक्षिप्त करना आवश्यक न था।
शुक्ल जी ने एक रोचक उदाहरण तुलसीदास जी से दिया। मरम बचन जब सीता बोला, यहाँ बोला वास्तव में बोल है और छंद की दृष्टि से संक्षिप्त न होकर और विस्तृत हो गया है। ऐसे पदों को एक उदाहरण जायसी ने दिखा दिया है कि देख चरित पद्मावती हंसा। शुक्ल जी कहते हैं बोला और हंसा वास्तव में बोल और हंस हैं, जो छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप में हो सकता है। तुलसीदास और जायसी कर्मवाच्य प्रयोगों से परिचित थे और रामचरितमानस में ऐसे रूप भरे पड़े हैं। संभव है कि बोला का संबंध मरम वचन से हो, किंतु जायसी ने हंसा का प्रयोग निसंदेह क्रिया के विशुद्ध रूप को ध्यान में रखकर किया है। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता है, अतः स्पष्ट है कि ये वाक्य कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो सही उत्तर है राम से रोटी नहीं खाई जाती। दोस्तों, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप राम से रोटी नहीं खाई जाती है। और क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। वाच्य के बाद आइए प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और उनमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। देखिए, सुंदरता सुंदर प्लस ता, कठिनाई कठिन प्लस आई, बचपन बच प्लस पन और पांचवा पांच प्लस वा। तो इसमें आप देखिए बचपन में जो है मूल शब्द और प्रत्यय गलत है क्योंकि पन कोई प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प सी में मूल शब्द में लगा प्रत्यय गलत है और शेष विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? यानी प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होगा जिससे मिलकर प्रामाणिक शब्द बनता है? तो उत्तर है प्रमाण प्लस इक, प्रमाण प्लस इक प्रामाणिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? देखिए, शिक्षक, पौरुषेय, मायावी और सजावट। तो इसमें आप देख लीजिए दोस्तों, सजावट जो है ये तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। सजावट शब्द में मूल शब्द सज धातु है जिसमें कृत प्रत्यय आवट जोड़ने से सजावट शब्द बनता है। सजावट शब्द में कृत प्रत्यय है जबकि अन्य विकल्पों में तद्धित प्रत्यय है। और आप जान लीजिए तद्धित और कृत प्रत्यय क्या होता है। तो क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय और इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पूज्य, देखिए पूज्य, करणीय, पाठक और वासुदेव। तो सही उत्तर है वासुदेव। दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। वासुदेव में तद्धित प्रत्यय अ जुड़ा हुआ है जो वसुदेव शब्द से बना है। पूज्य, करणीय और पाठक शब्द कृत या कृदंत प्रत्यय से बने हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? आपको बताना है। ऑप्शन है सुनहरा, पाठक, लड़ाई और दर्शनीय। तो सही उत्तर है सुनहरा। दोस्तों, सुनहरा शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो शब्दों के अंत से जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। और आप देख लीजिए कि वे प्रत्यय कहलाते हैं। कृत और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। क्रियाओं से जोड़ने वाले कृत प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययों से जोड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। दिए गए शब्दों का विवरण इस तरह से है। सुनहरा मतलब सोना, हरा जो है तद्धित लग के इसमें सुनहरा हो गया। पाठक में पठ धातु है और इसमें अक प्रत्यय लगा है, ये कृत प्रत्यय है। लड़ाई में लड़ यानी क्रिया है और आई प्रत्यय लड़ाई हो जाएगा। दर्शनीय में दर्श धातु है और अनीय प्रत्यय लगा है तो ये दर्शनीय हो जाएगा जो कि कृत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य और हसोड़। तो सही उत्तर है कृपालु। कृपालु में तद्धित प्रत्यय है, इसका मूल शब्द कृपा है, इसमें आलु प्रत्यय लगा है और शेष आपके कृत प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण क्या है? देखिए, धनवान, नमकीन, नीलिमा और खिलाड़ी। तो इसमें आप देख लीजिए खिलाड़ी जो है यहाँ पर कृत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। खेल क्रिया है अतः कृदंत प्रत्यय से खिलाड़ी शब्द बना है जो विशेषण शब्द है। और धनवान, नमकीन और नीलिमा ये तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है क्या? देखिए, बुराई, अच्छाई, भलाई और सिलाई। तो सही उत्तर है सिलाई जो है ये कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय नहीं है। और आप जानते भी हैं कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि क्रिया या धातुओं में, क्रिया धातुओं में लगकर बनने वाले प्रत्यय को कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जानते हैं कि पांडव शब्द में तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। पांडव में पांडु में यह तद्धित प्रत्यय लगाने से पांडव बना हुआ है। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है? आपको बताना है। तो उत्तर है अ। देखिए, गुरु में अतद्धित प्रत्यय के प्रयोग से गौरव बनता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है। तो उत्तर है लौकिक शब्द में जो है इक प्रत्यय है। लोक प्लस इक लौकिक हो जाएगा और अ का वृद्धि रूप इसमें ग्रहण कर रहा है। लोक में इक प्रत्यय जोड़ने पर लौकिक प्रत्यय हो जाता है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली और अलबेली। तो चमेली में दोस्तों इसमें देखिए ई प्रत्यय नहीं है, शेष शब्दों में ई प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो आप जान लीजिए कि अरुणिमा में इमा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और ये जो है संयुक्त प्रत्यय है इम प्लस आ, और नीलिमा, मधुरिमा आदि में भी इमा प्रत्यय बना हुआ है। तो अरुणिमा में इमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय रहित शब्द है? दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक या कर्तव्य। तो सही उत्तर है दुर्गुण। दोस्तों, दुर्गुण जो है ये प्रत्यय रहित शब्द है, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। दर्शनीय में दृश धातु में अनी प्रत्यय है। भिक्षुक में भिक्ष धातु में उक प्रत्यय है। और कर्तव्य में क्री धातु में तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दुर्गुण में प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृदंत शब्द है? आपको बताना है। तो धातु रूप, क्रिया के धातु रूप से बने हुए प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत शब्द कहते हैं। मिठाई, लड़ाई, दवाई और ताई। तो आप इसमें जान लीजिए कौन सा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये है लड़ाई। तो ऑप्शन बी आपका लड़ाई। लड़ धातु में आई प्रत्यय लगाने से लड़ाई बनता है और ये कृदंत शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय लगता है किसमें? तो आप कई बार पढ़ चुके हैं कि कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में लगता है, जबकि जो तद्धित प्रत्यय होता है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पन प्रत्यय किसमें नहीं है? छप्पन, भोलापन, बचपन और पागलपन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? छप्पन। दोस्तों, छप्पन में पन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भोलापन, बचपन और पागलपन में पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। देखिए, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। तो सही उत्तर है अनुवाद। दोस्तों, प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है। अनुवाद में अनु उपसर्ग लगा हुआ है और अनु का अर्थ होता है बाद या समानता वाला। मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय लगा हुआ है। कृपालु में आलू प्रत्यय है और वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा है, जबकि अनुवाद में प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है। देखिए, इला, तीला, इला या आइला। तो सही उत्तर है ईला प्रत्यय। फुर्तीला शब्द में ईला प्रत्यय जुड़ा हुआ है और इसमें इल प्रत्यय से जो शब्द बने हैं उसमें कुटिल, पंकिल, रोमिल और जटिल हैं और ईला प्रत्यय फुर्तीला में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। देखिए, इसमें है फर्राटा, फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर और घुमक्कड़। तो सही उत्तर है कौन सा? ऑप्शन सी, उच्चतर।
जनसाधारण की भाषा में विकसित और प्रचलित ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं जिसका स्रोत ज्ञात न हो, यानी जिनकी उत्पत्ति न हो, और तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश स्रोत से हुई है, न ही किसी विदेशी स्रोत से, ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं। और न ही दोस्तों जैसे खिड़की, घपला, पेड़, चूहा, पेट, खांसी, थैला कुछ देशज शब्द अनुकारात्मक होते हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं, चिपचिपा, चूं चूं, पिलपिला, फटफटिया, फर्राटा, अड़ियल, मरियल, सड़ियल, घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। तो उच्चतर संस्कृत भाषा का विशेषण है, अतः उच्चतर तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए, स्थापित, अभिजात, बदलाव और भारतीय। तो सही उत्तर है अभिजात। दोस्तों अभिजात में प्रत्यय नहीं बल्कि हाँ, उपर्युक्त विकल्पों में से अभिजात शब्द में प्रत्यय नहीं है, जबकि स्थापित, भारतीय और बदलाव शब्द में क्रमशः स्थापित में इत प्रत्यय, बदलाव में देखिए आव प्रत्यय और भारतीय में ईय प्रत्यय जुड़े हुए हैं। एक प्रत्यय से बने शब्दों में देखिए लौकिक, अलंकारिक, आधुनिक और सार्वजनिक। ई प्रत्यय से तेली, माली, अलबेली, भीतरी और लालची। ईमा प्रत्यय से अरुणिमा, मधुरिमा, नीलिमा। अनीय प्रत्यय से दर्शनीय, अर्चनीय, ग्रहणीय, योजनीय। उक प्रत्यय से भिक्षुक, इच्छुक, भावुक और कामुक। और तव्य प्रत्यय से कर्तव्य, वक्तव्य, मंतव्य और गंतव्य शब्दों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर जो है किसी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसके अर्थ में विस्तार ला देते हैं, उनको उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित प्रत्ययों में से उस विकल्प का चयन करिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। देखिए, सुफल, वियोग, मार्मिक और लापरवाह। तो यहाँ पर मार्मिक में आप देखिए उपसर्ग का प्रयोग नहीं बल्कि मर्म में एक प्रत्यय लगाने से मार्मिक बनता है। जब और अन्य शब्द उपसर्ग के उदाहरण हैं, वियोग में वी प्लस योग वियोग हो जाएगा, सुफल में सु प्लस फल फल सुफल है, जबकि लापरवाह में ला पर परवाह जो है उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। मार्मिक में उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। पढ़िए पहले, नपुंसक, समालोचना, अतिशय या दर्शन। तो सही उत्तर है दर्शन। दोस्तों दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं बल्कि समालोचना में सम उपसर्ग, अतिशय में अति और नपुंसक में न उपसर्ग लगा है। न उपसर्ग युक्त शब्दों में नकुल, नास्तिक और नग हैं, और सम उपसर्ग युक्त अन्य शब्दों में संकल्प, संयोग, संन्यास और संस्कार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अव, अप, परि और दुर। तो सही उत्तर है इसमें दृष्टि से विकल्पों की दृष्टि से परि उपसर्ग जो है शेष तीनों से भिन्न है, क्योंकि परि का अर्थ परिक्रमण, चारों ओर परिधि होता है, जबकि अव का अर्थ जो है हीनता, अनादर और पतन है। अप का जो है अर्थ अप उपसर्ग का लघुता, हीनता, अभाव या विरुद्ध, और दुर उपसर्ग का बुरा, हीन, कठिन और दुष्ट है। तो इस प्रकार अप, अव और दुर उपसर्ग ये हीनता या हीन शब्द का अर्थ देते हैं, परि उपसर्ग ये अर्थ नहीं देता है, इसलिए वो सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो सही उत्तर मिलान। दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में अ उपसर्ग और सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपको बताना है। तो उत्तर है दुर्व्यवहार में, आप जान लीजिए कौन सा। दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इसका विच्छेद दुर प्लस वी प्लस अ प्लस हार होता है। तो दुर यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम स्टार कर रहे हैं, इसमें कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दशक,
पराजय, लालिमा और कारीगर। तो सही उत्तर है पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और शेष विकल्पों में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो प्रत्युत्पन्न शब्द में दोस्तों आप जान लीजिए प्रति उपसर्ग है और इसका विच्छेद प्रति प्लस उद प्लस पन्न होता है जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाए। तो ये इसमें कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा अनंग में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। इसमें देखिए भरपूर, भरसक, भरतार या भरपेट। तो सही उत्तर है भरतार। भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। अगला प्रश्न है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। देखिए आजन्म, आगमन, आकर्षक या आदरणीय। तो सही उत्तर है आदरणीय। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि आजन्म, आगमन और आकर्षक शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा है। देखिए कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। तो सही उत्तर है कुलीन। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि कुख्यात में कुख्यात, कुचाल और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक में उपसर्ग का प्रयोग है, आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या कुढंग। तो सही उत्तर है कुडंग में ऑप्शन डी। कुढंग में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है। कुपुत्र, कुपथ, कुमार्ग और कुसुम। तो कुसुम शब्द में दोस्तों कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि कुपुत्र, कुपथ और कुमार्ग में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में अति प्लस अंत होता है, तो इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए परामर्श दोस्तों ये परा संस्कृत उपसर्ग है, इससे प्रयुक्त शब्द बने हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। परामर्श में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। प्रश्न, प्रतिष्ठा, अधिकार और संस्कार। तो सही उत्तर है प्रश्न। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति प्लस स्था, प्रति उपसर्ग अधिकार यानी अधि प्लस कार, इसमें अधि उपसर्ग और संस्कार में सम प्लस कार यानी संस्कार बना है। तो इन शब्दों में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न में कोई उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं संस्कार सम प्लस कार होता है संस्कार। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है। तो आप जान लीजिए संस्कार दोस्तों यहाँ पर ए सम प्लस कार संस्कार होता है। अगला प्रश्न है संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आप बताइए। तो संकल्प में दोस्तों सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, सम प्लस कल्प। तो आप जान लीजिए संकल्प में सम उपसर्ग और सम उपसर्ग से कुछ अन्य शब्द जो बने हैं उसमें संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम, संसर्ग, ये शब्द सम उपसर्ग के द्वारा प्रयुक्त हुए हैं या बने हुए हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित सूत्र क्या है। तो आप जान लीजिए उपसर्ग से संस्कृत शब्द प्रादय है और प्रादयो सत्वे निपत संज्ञा भवंती उपसर्ग का सूत्र है। उपसर्ग गति संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों उच्चारण शब्द में उपसर्ग है कौन सा, आपको बताना है। तो उच्चारण में आप जान लीजिए कि उत प्लस चारण यानी उच्चारण हो जाता है, तो उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आप जान लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किस में किया गया है? निगाह, निवाला, निढाल या निशाचर। तो सही उत्तर है निढाल। नि प्लस ढाल निढाल हो जाएगा। और अन्य शब्द उपसर्ग रहित हैं, जैसे निगाह, निवाला, निशाचर, इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में अ उपसर्ग है आपको बताना है। यहाँ पर शब्द आपके दिए गए हैं अभिमान, अनजान, अभाव या अवमान। तो सही उत्तर है अभाव। दोस्तों अभाव उपसर्ग का प्रयोग जो है, अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अभिमान में अभि, अनजान में अन और अवमान में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अनुमान, आघात, अतिथि और आगमन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें अ उपसर्ग से बना सही शब्द अतिथि हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, अतिथि में अ उपसर्ग प्रयोग किया गया है और इसमें तिथि मूल शब्द हैं। शेष शब्द जो हैं, आघात में आ उपसर्ग, आ प्लस घात, आगमन में आ उपसर्ग, आ प्लस गमन और अनुमान में अनु प्लस मान शब्द प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है कौन सा शब्द? अनादर, अनपढ़, अनभ्यस्त और अनादि। तो सही उत्तर है अनपढ़। अनपढ़ में अन नहीं बल्कि अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन संस्कृत का उपसर्ग है, जबकि अन जो है ये हिंदी का उपसर्ग है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने काल, वाच्य, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आगे के वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।